करके जो अभी हमारा मिशन है कि हद तक जहाँ तक हमारी बस चले, यानी संभव जहाँ तक है अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना, यानी बेरोजगारों को एक स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना, ऐसे सारे युवा नौजवानों को एक समृद्ध जीवन देने के लिए जो आज आपके बीच फंडामेंटल एग्रो सेंटर का बैनर आया है, इस एजेंसी की ओर से भी, हम सभी लोगों की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामना। और अभी हमारे आदित्य सर ने आप सभी लोगों को बताया एजेंसी का कि इनका उद्देश्य क्या है। तो आज से पहले हम लोग वेनिला को नहीं जानते थे, यानी फंडामेंटल के द्वारा जब बताया गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जब बताया गया, तब हमारा ध्यान में आया कि वेनिला भी कुछ चीज होता है। तो बिहार में खास करके जब हम बिहारी हैं और वेनिला की बात करें बिहार में, तो बिहार में आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले जब राबड़ी जी की सरकार थी और उस समय 2004 में, और उस समय हमारे बिहार के राज्यपाल थे डॉक्टर एम रामाजोई साहब, जो केरल के रहने वाले। चूंकि केरल, कर्नाटक, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इम्फाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरिया में वेनिला पिछले 30 वर्षों से, यानी 90 के दशक से इनकी खेती हो रही है। शुरुआत हुआ, धीरे धीरे इनके ओर किसानों का ध्यान गया, छोटे स्तर से शुरू हुआ, बट 2010 के बाद, यानी 20 साल धीरे धीरे इन पर थोड़ा बहुत किसानों ने ध्यान दिया। लेकिन 10 के बाद साउथ के प्रदेशों में किसानों ने बड़े पैमाने पर वेनिला खेती की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और वेनिला का मार्केट बिहार में विस्तार हुआ। और हम बात कर रहे थे 2004 की, तो उस समय हमारे यहाँ जो हमारा बिहार का किसान होता है, उनके खेत में 2 ही 3 फसल होता था 2004। और 2004 में हाइब्रिड नाम का कोई चीज बिहार के किसान नहीं जानते। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आज हम लोग क्या करते हैं, उधर खेत में ट्रैक्टर लगा हुआ है, लेबर लगा हुआ है, मोटरसाइकिल या साइकिल स्टार्ट करते हैं, मार्केट से बीज लेते हैं, जाके तुरंत खेत में लगा देते हैं, बो कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। जरा सा भी सस्पिशन होता है क्या, शंका होता है क्या कि बिना जांचे परखे बीज को डाल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? ये सस्पिशन, जिन्हें हम शंका कहते हैं, ये इसलिए नहीं होता है कि पिछले 10-12 सालों से हम इनको देखते आ रहे हैं। लेकिन जब पहली बार हाइब्रिड आया था तो किसान इनके ओर जा नहीं रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, अपने ही खेत से जो फसल होता था उसी में कुछ चुनिंदा फसल को रखते थे, अगले साल बुआई करने के लिए रखते थे कि नहीं? और यही परंपरा चल रहा था। कारण क्या था? पैदावार बहुत कम था। 6 पसेरी, यानी हम लोग को याद है, हम लोग के दादाजी कहते थे बीघा में 15 मन धान हुआ। कितना धान हुआ? मतलब काफी खुश होते थे। अब हम तो 3 बार लिए, 15 मन धान हो गया हमको, बगल वाला को 12 मन बीघा हुआ। आज वो 12 मन और 15 मन 4 से 5 कट्ठा में होता है। बीघा में 100 मन तक होता है धान, 80 मन होता है, 60-70 मन तो हर जगह होता है कि नहीं होता है? ये हाइब्रिड आकर के हमारी वस्तु स्थिति जो था, हमारा जीने का जो एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया।
सुधार लाया। नहीं तो जब हम परंपरागत खेती करते थे, अपने ही खेत के बीज को अगले साल लगाते थे, उस समय हमारे किसानों के शरीर पर मैला कुचला फटा चिटा कपड़ा होता था। उनके बच्चे ढोलिया पेंट पहनते थे। क्या उनके बाद अपने ही घर के किसान की पत्नी, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका पुतहू, उनका पोता, यानी 100 परिवार मिलकर खेत में काम करते थे, फिर भी उनका जीवन पद से बदतर होता था। यानी जबकि वहां उनको लेबर कोस्ट भी बहुत बचता था, सारा परिवार खुद काम कर रहा। तो सरकार ने उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय के आग्रह पर प्रदेश की राबड़ी जी की सरकार ने एक बातों पर जोर दिया कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए क्यों न खेती की परंपरा को बदला जाए, क्यों न हम लोग एक हरित क्रांति को फिर से जन्म दे, जो रियल का हरित क्रांति हो, जिसका असर धरातल पर दिखे, जिसका असर किसानों पर दिखे, किसानों में समृद्धि आए, उनके चेहरे पर खुशहाली आए, उनके बच्चे भी बाहर दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करें, उनका घर भी पक्का का घर हो और उनके घर में भी टाइल्स लगा हो, एक अच्छा बेड हो, गोदरेज हो, टीवी हो, एक मोटरसाइकिल हो, एक 4 चक्का हो। ऐसा क्यों ना हो? अगर हम लोग ऐसा करें कि बिहार के किसानों को बेनीला की खेती के लिए उनको हम लोग प्रेरित करें, मोटिवेट करें, उनको जो है इसको हम लोग मोड़े, तो ये सारा सपना साकार हो सकता है। तो फिर बाधा क्या आता है? अब सबसे बड़ा बाधा आता है बेनीला करके तो किसान अपने आप को बदल लेगा, पर इस बिहार में बेनीला होगा या नहीं? क्या हमारे जलवायु में, हमारे मिट्टी में, हमारा जो वातावरण है कि दिन में कड़ाके की धूप, रात को कंबल ओढ़ने की ठंड है ना, मतलब एक ऐसा जो हम लोगों का जलवायु को इफेक्ट किया है, हमारा गलत आचरण, हमारा गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार रहा है प्रकृति के साथ। तो इसके कारण अभी इसे अमेरिका में देख रहे हैं ना, लॉस एंजलिस में है ना, लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, मोबाइल पर फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने भी वहां के अमेरिका के टॉप लोग थे, चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्म उद्योग से जुड़ा लोग हो, बड़े बड़े राजनेता हो, सबका घर वही था। और वो आज कई दिन से धू धू करके जल रहा है। आप लोग जान रहे या नहीं? फेसबुक पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या नहीं? टीवी अखबार सब पे पटा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अंधाधुंध डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को काट रहे हैं। आज आप देखते होंगे अभी जो भी लोग यहाँ 30-35 साल से ऊपर का लोग हैं, वो अपने अब तक के लाइफ में इस पृथ्वी पर जिस प्रकार का कई बदलाव को देखा है, वो न तो आज से पहले वाला लोग देख पाया होगा, न आज 2015 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति देख पाएगा। हम लोग उस परिवर्तन, उस उलटफेर के साक्षी हैं, जिसके बचपन में पक्की रोड नहीं देखा होगा। इनमें बैठे हुए बहुत लोग, हम लोग के गांव में शादी करने से लोग कतराता था, क्योंकि बैलगाड़ी में भी कंधा लगा के उसको कीचड़ से निकालना होता था, कच्ची ही सड़क होता था, ऐसे ऐसे सड़क होता था। हम लोग के यहाँ एक बार मेला लग गया था जिला परिषद के माध्यम से, 2001 में ईट सोलिंग आया था, तो देखने के लिए ईट सोलिंग कैसा होता है। क्या उससे पहले 2000 से पहले कोई रोड देखते थे क्या? और आज गली गली में कैसे चकाचक रोड है। हम लोग के यहाँ एक बार 2008 में बिजली क्या आया दिन में,
लोग भीड़ लग गया, बल्ब जलता कैसे है, वो सिर्फ ट्रायल के लिए जला था। 2008 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की नहीं, आज से 16-17 साल पहले। एक बार एक बल्ब, मतलब जो ट्रायल चल रहा था, तो लगा करके जो बल्ब चेक कर रहा था पोल पे, तो भीड़ लग गया था, देखेंगे कि कैसे लोगों तार चलेगा, तो वहां से कैसे रोशनी निकलेगा, ये देखेंगे। क्या 15 के बाद पैदा होने वालों ये सब बदलाव देख पाएगा क्या? हम लोग जो देखे हैं कि एक कच्ची सड़क को रोड बनते हुए, एक सिंगल 8 फीट के रोड को चौड़ीकरण 15 फीट में होते हुए, चौड़ीकरण रोड को हाईवे बनते हुए, स्टेट हाईवे को 4 लाइन बनते हुए, 4 लाइन को एक्सप्रेस वे बनते हुए, क्या देख रहे हैं ना? हर पंचायत में सरकार भवन बनते हुए, 2005 से पहले सरकार भवन था कहीं क्या? हर पंचायत में पैक्स गोदाम बनते हुए, हर घर में 24 घंटा बिजली जलते हुए, 2005 के बाद हर घर में मोबाइल आते हुए, बटन से लेकर स्क्रीन टच तक। अब AI टेक्नोलॉजी आ गया है। अब आपको अमेरिका के साथ, अमेरिका में आपका सगा संबंधी है, उसके साथ यही टेबल पर बैठना है, AI टेक्नोलॉजी से बैठ जाइए टेबल पर बाका में। अब उनके साथ आपको नाश्ता करना है, तो AI टेक्नोलॉजी के साथ बाका में इसी हॉल में यहाँ टेबल लगा लीजिए, एक साइड वो बैठ जाएगा, एक साइड आप बैठिएगा, सिर्फ छू नहीं पाइएगा। सिर्फ वो AI टेक्नोलॉजी से आपको लगेगा मेरे सामने में बैठ के खा रहा है और आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं। इसी को AI टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस बदलाव में के साथ साथ हमारा कमर भी ढीला हुआ है, अर्थात हमारा इनकम तो बढ़ा नहीं है, लेकिन खर्चा बढ़ा है। हर घर में 2-3 मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, जो कैंसर से भी ज्यादा बड़ा खतरनाक बीमारी है ये मोबाइल, इसकी लत लग जाए तो क्या मजा, दारू वाले दारू छोड़ सकता है, मोबाइल वाला कैसे मोबाइल छोड़ देगा? 1 घंटा मोबाइल पर ऐसे ऐसे उंगली नहीं लगाया तो इसमें इसी सी उंगली बीमारी हो जाता है कि नहीं? जब 2 बार ऐसे ऐसे नहीं होगा 1 घंटा में, तो अब एक मोबाइल का रिचार्ज 300-350 से कम नहीं है, क्या 2 है 3 है, 1000 रुपया महीना ये अलग जा रहा है। 28 दिन का महीना है, किसी दिन ज्यादा यूज कर लिए तो अब नेट नहीं चल रहा, 25 टका का अलग से नेट पैक डालिए एक ही दिन में। क्या हमारे बच्चे अब चाहे वो रिक्शा पुलर हो या खेत में मजदूरी करने वाला लोग हो, पंजाब दिल्ली में सर पर टोकरी उठाने वाला लोग हो, फुटकर विक्रेता, सब्जी पर, आइसक्रीम, कुल्फी, कबाड़ी खरीदने वाला लोग हो, बेचने वाला लोग हो, सबके बच्चे आज ट्यूशन जरूर पढ़ते हैं नहीं? ये विकास हो रहा है, लोग अपना जनरेशन को बदलना चाह रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात तब न है जब ये पैकेट में हो। तो लोग डेवलपमेंट के साथ साथ अपने घर परिवेश को बदलना चाह रहे हैं, इनकम नहीं बदल रहा है, पैसे की लोड बढ़ते जा रहा है। हर गार्जियन अपने बच्चों की स्कूल की फी, कोचिंग की फी, उनका पुस्तक, उनका कॉपी कलम, उनका मेंटेनेंस, ड्रेस व्रेस करते, घर का मसाला तेल सब्जी खरीदते खरीदते परेशान है। जो जहाँ है वो वही परेशान है, क्योंकि वो वहां से उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। सही बोल रहे गलत बोल रहे? ऐसे में ये अंधाधुंध सड़क का विस्तारीकरण, रेलवे लाइन का विस्तारीकरण, सरकार भवन, पैक्स, स्कूल कॉलेज का निर्माण, इससे हमारा जमीन क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। और जमीन घटते घटते फिर हमारा भाइयों में विभाजन हो रहा है जमीन। तो जमीन सिकुड़ करके एक हम लोग किसान से मार्जिनल किसान, एक साधारण किसान जिनके पास अब कट्ठे बीघा में जमीन बचा है कि नहीं, अब उस कट्ठे बीघा की रकवा से ही हमें अपने बढ़े हुए परिवार का मेंटेनेंस को मैनेजमेंट करना है और
बैलेंस भी करना है कि कभी बीमारी का लफड़ा आएगा, कभी बच्चियों की शादी का लफड़ा आएगा, कभी बच्चों का हायर एजुकेशन का आएगा कि नहीं। तो ये सारे कामों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम कर सके, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को मतलब खराब ना कर सके, इसके लिए सरकार ने 2004 में हरी झंडी दे दिया बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने कि बिहार के जलवायु और बिहार की मिट्टी को जांचा है कि यहाँ बेनीला होगा या नहीं होगा। और 7 तक ये अभियान चला, 2007 तक। सरकार बदल गई 5 में ही, राबड़ी के जगह सुशासन का सरकार आया, नीतीश कुमार जी आए, और 7 में जब रिपोर्ट आया तो सरकार की आंखें खिल गई, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आया था बेनीला को लेकर, जो सॉइल टेस्ट हो रहा था, मिट्टियों का जांच हो रहा था, वो ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट आया था कि बेनीला का जो उद्गम स्थल मैक्सिको है, बेनीला जो सबसे पहले खोज हुआ था बेनीला का कि ये औषधीय और बहुउपयोगी बेशकीमती पौधा है, वो मैक्सिको में हुआ था। तो बेनीला के लिए बिहार की जलवायु मैक्सिको से भी उत्तम है, बेहतर है। यानी पूरे वर्ल्ड में 182 देश, पूरे वर्ल्ड में सबसे उत्तम क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का बेनीला उत्पादन करने की क्षमता बिहार के जलवायु और बिहार की मिट्टी है। जब ये रिजल्ट आया तो सरकार, जो वर्तमान सरकार फिर नीतीश जी आए, इन्होंने भी 2009 में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर किसानों को जागरूक करने का घोषणा किया। हर कलेक्ट्रेट में, हर समाहरणालय में, हर ब्लॉक और अनुमंडल कार्यालय में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर बेनीला के बागानों को दिखाया जाता था, और एक तरफ किसान मुराठा बनकर हाथ में बेनीला का गट्ठर लिए हुए पूरे जो है मूछ में ताव मारना। मीन्स इस प्रकार से कि किसान कम से कम जो सरकारी कार्यालय जाएगा वहां बोर्ड देखेगा तो जागरूक होगा। लेकिन हम तो कसम खाए हुए हैं कि भाई हम बिहारी हैं, सारी खुदाई एक तरफ, बिहारी एक तरफ, है कि नहीं। सारे लोग जब तक कर न ले कोई काम, तब तक हम कर नहीं सकते। यानी हम पहले करने का सपना कभी नहीं देख सकते हैं, और सबसे बाद में न करने का भी सपना नहीं देख सकते, सबसे बाद में करेंगे। ये हमारा खूबी है, पहले करने की हिम्मत नहीं है, बाद में छोड़ने की हिम्मत नहीं। तो किसानों में कोई ऐसा असर नहीं आया। फिर सरकार ने दूसरा विकल्प सोचा 2012 में। 2012 में उन्होंने हर सरकारी कार्यालय में बेनीला का पौधा लगवाया, ठीक है। फिर भी हमारा किसान सोचता होगा कोई फूल का है पौधा ऐसे शोपीस में लगा हुआ है, किसी ने दोबारा इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हमारे यहाँ का वातावरण बेनीला के लिए उपयुक्त है, जब हमारा जलवायु उपयुक्त है, जब हमारा मिट्टी उपयुक्त है, और जब हमें कोई बेनीला का पौधा उपलब्ध करा दे किसान को दरवाजे पर जाकर, और जब बेनीला से फसल पैदावार होने के बाद खरीदार हो जाए दरवाजे से, तो क्या बेनीला की खेती करने में कोई दिक्कत है? जब मार्केट हमें मिल जाए, हमारे दरवाजे पर से ही हमारा सामान बिक जाए, और हमें कहाँ भटक कर बेनीला का पौधा खोजना होगा, हमें उपलब्ध भी दरवाजे पर करा दे, तब हमारा किसान को कोई दिक्कत है? इस काम की बीड़ा फंडामेंटल एग्रोवेट सेंटर 2022 में इन्होंने इसकी शंखनाद किया कि हम भी बिहार के किसानों को साउथ के किसानों की तरह समृद्ध किसान बनाएंगे, और पूरे बिहार से कम
2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हर जिला में कम से कम 3000 से 4000 लोगों को रोजगार देंगे। कम बड़ी बात है क्या? कम बड़ी बात है? अब इसके लिए अब किसानों तक कैसे पौधा पहुंचेगा, किसानों का फसल कैसे खरीदारी होगा, इसके लिए फंडामेंटल एग्रो सेंटर ने एक सिस्टम बनाया कि हर जिला में हमारा एक जिला कोऑर्डिनेटर होगा, जैसे सरकार का हर जिला में जिला कृषि पदाधिकारी। अब उसके बाद एक जिला कोऑर्डिनेटर पूरे जिला में काम नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर में हर ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा, जैसे सरकार का ब्लॉक कृषि पदाधिकारी है कि नहीं। उनके बाद हर ब्लॉक में हमारा एक पंचायत सुपरवाइजर होगा, जैसे हर पंचायत में सरकार का पैक्स अध्यक्ष है। पैक्स अध्यक्ष ही ना धान खरीदता है किसानों का, तो हमारा पंचायत सुपरवाइजर किसानों का हमारे एजेंसी के द्वारा जो भी खेती कराया जाएगा उसको खरीदने का जिम्मेदारी किसका होगा? पंचायत सुपरवाइजर का। क्लियर हो गया? हर पंचायत में सरकार ने किसानों को समय समय पर जागरूक करने के लिए नए नए फसलों को लेकर, उससे होने वाले फसलों में बीमारी का उपचार को लेकर हर पंचायत में एक किसान सलाहकार की बहाली किया है सरकार अपने तरफ से। हर पंचायत में किसान सलाहकार होगा। आपके यहाँ है कि नहीं है? सबके यहाँ होगा। हमने उनसे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने पंचायत में एक किसान सलाहकार दिया। हमने पंचायत में अनेक किसान सलाहकार देने का निर्णय लिया, जिसके तहत हर वार्ड में एक किसान मित्र होगा। क्या? हर वार्ड में एक किसान मित्र होगा, और वो किसान मित्र जीविका के सीएम की तरह काम करेंगे। किसके तरह? आपके पंचायत में जीविका है, उसमें एक सीएम भी होगी। उस सीएम का काम होता है 12 से 17 महिलाओं का एक ग्रुप बनाना, और उसके दायरे में 3 से 4 ग्रुप होता है। ठीक है? उसका वो मीटिंग सप्ताह में एक बार करती है। हमारा भी वार्ड असिस्टेंट का एक दायरा होगा। उस वार्ड में 50 किसानों का एक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाना। क्या बनाना? कोऑपरेटिव ग्रुप बनाना, और महीना में 3 दिन उनके साथ मीटिंग करना। यानी 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जब आपको फुर्सत हो, मेरा कोई टाइम नहीं, एक मीटिंग होना है। 11 से 20 के बीच में एक मीटिंग होना है। 21 से 30 के बीच में एक मीटिंग होना है। आपके पास रजिस्टर होगा कि आपने सही में मीटिंग किया कि नहीं। रजिस्टर में मीटिंग मेंशन होना चाहिए कि आज दिनांक इतना 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 को वार्ड नंबर 1 पंचायत फलाना ब्लॉक फलाना में फलाना किसान के दरवाजे पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सारे किसानों ने नीचे हस्ताक्षर किया और उनका क्रमांक वाइज हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। क्या? तो उनको हम लोग किसान को कोऑपरेटिव के तहत जोड़ेंगे। अब जब बात कोऑपरेटिव की आई है, तब हम लोग जिला पर जाएंगे। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेटिव, यानी मदद करना। अब हमारे कोऑपरेटिव का वो किसान है, उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और वो गरीब भी है, तो कोऑपरेटिव का अर्थ होता है हमारी एजेंसी उन्हें प्राइमरी स्टेज का तुरंत एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाएगी हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। वहाँ पहला जो स्टेज का एक्सपेंस होगा, खर्च एडमिट में, दवाई में, दारू में, वो सारा हमारी कंपनी कोऑपरेट करेगी। ये सिर्फ किसानों को ही नहीं, कार्यकर्ताओं को ही। ऐसा कभी कोई जटिल बीमारी आ गया जिसमें हजारों नहीं लाखों खर्च होना है, 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च होना है, और वो आदमी भूमिहीन है, बिहार सरकार की जमीन पर घर बनाए हुआ है, लेकिन उन्होंने एक गलती किया है कि वो फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में एजेंसी जब हमारा कोऑपरेटिव जिला का गठित हो जाएगा, तो 24 से 48 घंटे में उनको 10 लाख रुपए तक का खर्च इन हैंड कैश,
मुहैया कराने का काम करेगा और उन्हें जान बचाने का काम फंडामेंटल एग्रो एसेट करेगा। ऐसे लोग जो अपनी बच्चियों को दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपनी बच्ची का पढ़ाई वेल मेंटेन करके किया हो, MA BA कराया, इंटर कराया और उसकी औकात नहीं थी पढ़ाने की, लेकिन उन्होंने एक शिक्षित गार्जियन की तरह, एक अग्रसोची गार्जियन की तरह अपना कष्ट झेल करके बच्चे को पढ़ाने पर जोर दिया। अब उनके बाद, क्योंकि बच्ची को पढ़ाई घर की होती है, वो हमारे घर की हो या आपके घर की हो, अब उन्होंने तो अपनी जीवन का सारा संपत्ति उनके एजुकेशन पर लगा दिया। अब वहां उनके साथ समस्या होता है शादी का। ऐसे समय में गार्जियन कंप्रोमाइज कर लेता है मजबूरी। लड़की BA पास, लड़का नन मैट्रिक, क्योंकि उनके पास उनके अनुपात में तिलक देने के लिए या शादी उस तरह से करने के लिए पैसा नहीं है। अब उनका पिताजी लड़का कैसनो हो, दिल्ली पंजाब खटता हो, घर भी कम से कम अपना जमीन पर हो, साक्षर है ना, हमारा बेटी पढ़ी लिखी है हो कर लेंगे। ऐसा मानसिकता कब आता है गार्जियन को? जब उसकी कैपेबिलिटी जीरो हो जाता है पढ़ाई। ऐसे अभिभावक को हमारी एजेंसी सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराने में टोटल खर्च का सहयोग करेगी। ये हमारा कोऑपरेटिव का अर्थ है, ये हमारा कोऑपरेटिव का असल मकसद है। तो ये हमारे यहाँ आपका फ्यूचर और आपका सिक्योरिटी है। हमारे फंडामेंटल में काम करने से, चाहे वो किसान हो या कार्यकर्ता हो, ये सर्कुलर सारे लोगों पर लागू होता है। मीन्स अब आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। जिस दिन से आप हमारे एम्प्लॉय बन गए या हमारा रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव का किसान बन गए, अब आप फंडामेंटल परिवार के सदस्य हैं, तो भला कोई परिवार अपने परिवार के एक सदस्य को इग्नोर कर सकता है क्या? उसको मरते देख सकता है क्या? उसको लाचार दिवस होते देख सकता है क्या? तो ये हमारा एजेंसी का सिक्योरिटी है। और रही बात अब फ्यूचर की, तो आपको जीवन में एक बार ही गलती से गलती करना है, एक बार गलती से गलती करना है और 20 साल का यहाँ फ्यूचर है। कितने दिनों का? 20 साल का। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या बोला कि एक बार गलती से गलती करना है, जानबूझकर नहीं, गलती से गलती करना है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे राजीव सर हैं, ये क्या है? जिला कोऑर्डिनेटर है। हर व्यक्ति का एक ही काम है, ओनली वन वर्क इन योर फंडामेंटल लाइफ। पूरे वेनिला की लाइफ में, वेनिला के कैरियर में, फंडामेंटल के कैरियर में हर इंसान को एक ही बार काम करना। दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर हो सकता है कि एक बार आज काम कर दो और जीवन भर पेमेंट देंगे? ऐसा कोई विभाग है क्या? है। उस विभाग का नाम है फंडामेंटल एग्रो एसेट। अब कहिएगा एक बार कौन काम करना, धीरे धीरे उसी हो जाए। इनको हमने लाया और इन्हें कहा सिर्फ आप एक बार गलती कर दो। कहा कौन सा गलती सर? हमने कहा आप एक बार गलती से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना, एक ही काम है आपका जीवन में, क्योंकि आप जिला वाले हैं, आपको पंचायत तक देखना है किसान को, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी उतरना होगा। तो आप ब्लॉक का निर्माण कर दीजिए, ये आपका आखिरी गलती होगा। इन्होंने अपना गलती पूरा किया। अब जो यहाँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, आप भी एक गलती करके आपके ब्लॉक में जितना पंचायत है, हर पंचायत में एक पंचायत सुपरवाइजर की बहाली करवानी। एक ही गलती करना है, इसके बाद दूसरा काम आपको नहीं करना। इसके बाद कोई काम है क्या? ब्लॉक वाले जो भी है, कितने लोग ब्लॉक वाले हैं? बार हम कहिए तो कितने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहाँ है? 1 2 3। आप तीनों लोगों का जो अपना होम ब्लॉक होगा,
सबको पता होगा उसमें 10 को, 12 को, 15 को, 13 को यही पंचायत होगा। हर पंचायत में गलती से एक पंचायत सुपरवाइजर की बाहर कर देना, हर पंचायत में सिर्फ एक, आपका गलती समान। अब उस पंचायत सुपरवाइजर को इसी तरह मीटिंग में बुलाकर मीटिंग करवा दीजिए कि हमने जो एक गलती किया, चलिए आप अपना ट्रेनिंग ले लीजिए। अब उस पंचायत सुपरवाइजर, क्योंकि वो पंचायत का मेरा पैक्स अध्यक्ष है, उसी का काम है किसानों का खरीदारी करना, तो उनको अपना कोर कमेटी गठित करना होगा कि नहीं, जैसे पैक्स का सदस्य होता है, उसी प्रकार हमारे पंचायत सुपरवाइजर का सदस्य होगा, कोर कमेटी होगा, उनका वार्ड असिस्टेंट। वो भी एक गलती करेंगे पंचायत सुपरवाइजर कि अपने पंचायत के हर वार्ड में वार्ड असिस्टेंट की बहाली करा देंगे। जब इस प्रकार से पूरे बांका में 80% भी, 100% नहीं, 80% भी, 70% भी कम से कम वार्ड असिस्टेंटों की बहाली हो जाएगी 28 फरवरी 2025 तक। कब तक? आज से 1.5 महीना के अंदर। हर आदमी कोई भी गलती कर, तो मार्च लास्ट तक में या अप्रैल 10 तारीख से पहले आप तमाम जिला के वार्ड असिस्टेंट, पंचायत सुपरवाइजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का एक महासम्मेलन होगा, सेमिनार होगा। उसमें आपके बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के मंत्री, विधायक, सांसद रहेंगे। आपके जिस प्लेस पर वो कार्यक्रम होगा, वो प्लेस जिस ब्लॉक में पड़ता होगा, वो एरिया, जैसे आज इस प्लेस पर है, ये तो किसी ब्लॉक का भाग होगा ना, तो वहाँ का ब्लॉक से लेकर जिला तक का पदाधिकारी, सारे प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर सारे चैनल तक, वो सारे पदाधिकारी वहाँ खचाखच भरे रहेंगे। और ऐसे में आपका एक सेमिनार होगा किसानों की जागृति के लिए। तब जाकर किसानों का ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत होगा? तब कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि उतना ना सोशल मीडिया पर, अखबार में, टेलीविजन पर गांव-गांव प्रचार हो जाएगा। सारे मंत्री से लेकर सांसद तक, वीडियो से लेकर डीएम तक, कृषि पदाधिकारी से लेकर एसपी तक, जो उस समय अवेलेबल रह पाएंगे, वो सारे लोग फंडामेंटल और बेनीला की खेती से होने वाले किसानों की आर्थिक समृद्धि पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो फिर किसानों को बताने में आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो हमारा ये स्टेप है, आपने एक बार कर लिया, वार्ड असिस्टेंट को कम से कम मिलेगा 2.5 लाख रुपया सालाना पैकेज आने वाले 2045 तक। कब तक? यानी 20 सालों तक 2.5 लाख रुपया प्रति साल वार्ड असिस्टेंट को मिलेगा। यानी महीना पर डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 21,000 रुपया महीना। कौन सा लोग नौकरी करेंगे तो ये मिलेगा सर? इंटर BA MA करके मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, कहेगा 6,000 से 7,000 रुपया महीना। सुबह 8 बजे जाइए, रात 10 बजे आइए, अपना टिफिन लंच बॉक्स लेके जाइए। बहुत करेगा तो एक बार 11-12 बजे, एक बार 3-4 बजे 2 टाइम चाय दिखेगा। किसी कपड़ा दुकान, खाद दुकान, होटल, किराना दुकान, किसी दुकान पर जाइए, 7,000, 8,000, 10,000 से ज्यादा वेतन देगा क्या सर? ये हाल है, क्योंकि सरकार आपका पहले हाथ उठा चुका है कि रोजगार देना संभव नहीं है। इसलिए खुद को ऐसा स्वरोजगार करो कि अगल बगल के 5 लोगों को तुम रोजगार दो। ये सरकार कहती है कि नहीं? इसके लिए मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। ये सरकार कहती है स्टार्टअप इंडिया डे को लेकर, स्किल इंडिया को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर, मुद्रा लोन के तहत ये सारी चीजों से सहयोग मैं करूंगा। नौकरी मत खोजो, काम करो ऐसा कि तुम 2-4 लोगों को नौकरी दो।
करती है सरकार। तो ऐसे समय में नौकरी होगा क्या? बेरोजगारों का अंबार है। एक रोज अखबार में निकाल दीजिए ना कि बांका के इस प्लेस में कल रोजगार मेला लगेगा जहां मैट्रिक लेवल के लोगों को नौकरी दिया जाएगा। 1000 सीट है, पता चलेगा इसी जिला से 1 लाख वैकेंसी भरा जाएगा। क्या ऐसे लोगों के लिए? और आप पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पर भी, अमेरिका से एक व्यक्ति 65 लाख रुपए का सालाना पैकेज को लात मारकर बिहार आया है और वो नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए साइंस के साथ वो एग्रीकल्चर में अपना भाग बनवा रहा है। वो जैविक कंपोस्ट का प्लांट लगा रहा है। वो सोनाली ब्रीड का जो है मुर्गा पालन लगा रहा है, कड़कनाथ का मुर्गा पालन लगा रहा है, डेयरी फार्म खोल रहा है। ऐसा सुनते हैं नहीं? तो बिहार में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, हमें देखने की नजरिया चाहिए। लोग कहता है कि बिहार पूरे दुनिया में बदनाम है पलायन को लेकर। क्या भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में देखिएगा सीजन में ये लादा जाता है, चढ़ा नहीं जाता, लादा जाता है। ठीक है, हमें एक बार सीजन में जाने का मौका मिला था। मैं जो देखा कि इस साइड से जो जाने का रास्ता होता है उसके रोड में एक साल बना हुआ है, इस साइड बना हुआ, उस बीच में लेटा हुआ है, सौर में लगा हुआ, झूल जाता। ठीक है, तो वो भेड़ बकरी की तरह हम लोग लाद के जाते हैं, हम पलायन करते हैं। तो हम आज कहते हैं आप लोग एक बार सौगंध 1 साल के लिए खा लीजिए कि फंडामेंटल को लेकर, बेलिला फार्मिंग को लेकर 2030 आते आते बिहार में पलायन नहीं, बिहार लोग अन्य प्रदेश से पलायन करके आएंगे बेनिला का बीज तोड़ने के लिए। बेनिला का फूल को जो है उसको फूल को एक तरह से उसको क्या किया जाता है सर? परागमन किया जाता है। तब उससे बेलिनिल नाम का एक ऐसा द्रव्य मिलता है जो यूरेनियम से भी महंगा है, जिस यूरेनियम से रॉकेट उड़ता है। इस पौधा के फूल से एक ऐसा रस निकलता है परागण करने के बाद जो यूरेनियम से भी महंगा है। जरा सोच सकते हैं हम क्या लेके आए हैं। आज मुझे वो गाना चरितार्थ लगता है जिसमें गाया गया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये सच में हमारे देश की धरती, हमारा बिहार का धरती। और आप और हम यदि ठान लें तो किसान की आर्थिक दशा और दिशा बेनिला से बदला जा सकता है। ये हम आज आपको घोषणा करते हैं। बेनिला इतने महंगे होने के पीछे कारण क्या है? अब जरा हम लोग बेनिला पर चर्चा करें।